हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज़ मेघा। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट द जेआईबी एग्जामिनेशन। आपको जो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए जेआईबी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस एक सेशन से मिल जाएगी। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि जेआईबी एग्जामिनेशन क्या है, इसको क्लियर करने पे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी आने वाला जो पेपर है मई 26 में, उसका एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या है, एग्जाम डेट्स क्या होंगे, कौन एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जेआईबी यानी कि जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। तो ये जो जेआईबी एग्ज़ाम है, एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, फ्लैगशिप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, जो कि आईआईबीएफ यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस कंडक्ट करता है वर्किंग स्टाफ के लिए। जो इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए एग्ज़ाम है। तो इसका पर्पस क्या है, क्यों देते हैं हम ये एग्ज़ाम? एक तो आपका जो नॉलेज है बैंकिंग सेक्टर का वो इम्प्रूव हो जाता है, प्रोफेशनल स्किल्स इम्प्रूव होते हैं, करियर एडवांसमेंट होता है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? बैंक एम्प्लॉयज़, फाइनेंशियल सेक्टर प्रोफेशनल्स, जो भी बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, जो ग्रोथ सीख करते हैं, उनके लिए जेआईबी एग्जामिनेशन है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने करियर को और ग्रो करने के लिए। तो ये एक एग्जाम, अगर आप मान लीजिए कि एग्जाम होता है जो आईएबीएफ वाले करवाते हैं, लेकिन क्यों दें? आप अगर बैंक या फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हो, आप ये एग्जाम दोगे तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी होगा, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी होगा। अब देखो, मॉनेटरी ये तो हमें पता ही है कि जेआईबी एग्जामिनेशन देने पे इंक्रीमेंट मिलता है, सिंगल इंक्रीमेंट मिलता है। और इससे आपका जो प्रमोशन के लिए एलिजिबिलिटी है वो भी जल्दी हो जाता है। हो सकता है फॉर एग्जांपल कि नॉर्मली आप अगर जेआईबी एग्जामिनेशन नहीं क्लियर करो तो आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होगे 6 साल बाद। लेकिन अगर आपने जेआईबी एग्जामिनेशन दे रखा है, हो सकता है आप 4-5 साल में ही एलिजिबल हो जाओ। अगर आपने फिर जैप के बाद कैप भी दे दिया, हो सकता है कि आप 3 से 4 साल बाद ही प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो जल्दी प्रमोशन होने के चांसेस हो जाते हैं। आपका प्रोफाइल बेटर होता है अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन देते हो। ठीक है, आपका नॉलेज बढ़ता है। अभी हमें अपना प्रोफाइल में, जिस भी प्रोफाइल में आप बैंक में काम करते हैं, उसी के अराउंड का नॉलेज होता है, लेकिन जेआईबी आपका नॉलेज को एक्सपैंड करता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, और जेआईबी सीआईबी के साथ एक प्रेस्टीज रहता है कि देखो इनका तो जेआईबी क्लियर है, तो लोग आपको थोड़ा सा और रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं कि इनको बहुत नॉलेज है, इनका जेआईबी क्लियर है। तो ये दोनों तरीके के बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं जेआईबी एग्जाम क्लियर करने पे। उसके बाद अगर हम एक्सपेक्टेड डेट्स की बात करें तो देखो, साल में 2 बार जेआईबी का पेपर होता है। एक अराउंड मई, बीच में कई बार आपने देखा होगा जून में पेपर होता है, लेकिन वो तब जब इलेक्शन ईयर वगैरह होता है, जो कि अभी 2026 में नहीं है। तो मई में पेपर होता है और दूसरा पेपर होता है अक्टूबर नवंबर में। तो अभी अगर हम प्रीवियस ईयर्स के डेट्स को देख के चलें तो एक्सपेक्टेड, दे आर नॉट द एग्जैक्ट डेट्स, एग्जैक्ट डेट्स दिसंबर जनवरी में रिवील कर देगा आईआईबीएफ। अभी अगर हम बात करें कि पिछले पैटर्न को देखते हुए, तो अर्ली फेब्रवरी 26 में आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए एग्जाम के लिए, और लास्ट डेट भी एंड ऑफ फेब्रवरी तक रहेगा। ठीक है, और हमारी तरफ से ये एक उम्मीद है कि 3 मई के अराउंड आपका पेपर स्टार्ट होगा और 17 मई तक आपके पेपर हो सकते हैं। दिस कुड भी, क्योंकि संडे से आपका पेपर स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट संडे ऑफ मई इज 3 मई, हो सकता है कि सेकेंड से भी स्टार्ट हो, बट दीज आर दी एक्सपेक्टेड डेट्स। तो आपको एक्सपेक्टेड डेट्स को देखते हुए अपना प्रेपरेशन स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो हमेशा ऐसे ही होता है कि आईईएन आईएफएस का पेपर सबसे पहले होता है, पीपीबी का उसके बाद, एएफएम का उसके बाद होता है। पीपीबी एएफएम ज्यादातर बैक टू बैक होते हैं कि पीपीबी सैटरडे को, एएफएम संडे को, एंड देन आपका लास्ट पेपर होता है आरबीडब्ल्यूएम का। यही पैटर्न फॉलो होता है, उम्मीद है आगे भी यही पैटर्न फॉलो होगा। अब आप लोगों को लगेगा कि मैम अभी से बातें कर रही हैं पेपर की, पेपर तो मई में होना है इस साल। आप देखो, मार्च एंडिंग बिजी रहोगे आप क्लोजिंग के टाइम पे, और कुछ लोगों की प्रोफाइल ऐसी होती है कि वो फेब्रवरी से ही बिजी होना शुरू हो जाते हैं। बचा क्या? दिसंबर, जनवरी और अप्रैल, 3 महीने। मई में तो पेपर ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए कि क्या आप जेआईबी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते। अगर आप आईआईबीएफ के ऑर्डिनरी मेंबर हो
तब आप जेआईबी एग्जामिनेशन दे सकते हो। अगर आप ऑर्डिनरी मेंबर नहीं हो तो आप नहीं दे सकते हो। फिर आपके पास ऑप्शन आता है डीबीएफ देने का। मान लो आपका चाहत है बैंकिंग सेक्टर में जाने की, आरबीआई में जाने की, तो आप जैब तो नहीं दे सकते हो क्योंकि अभी आप बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं कर रहे हो, फाइनेंस सेक्टर में काम नहीं कर रहे हो, आईबीएफ का मेंबरशिप नहीं है। देन यू कैन गिव डीबीएफ, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस आप कर सकते हो। ठीक है, सेम पेपर आता है, लेकिन जेआईबी दो देते हो तो फिर वो सर्टिफिकेट मिलता है, डीबीएफ देते हो तो डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस मिलता है। अब अगर आपको जेआईबी एग्जामिनेशन देना है, आपके पास आईआईबीएफ का मेंबरशिप होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है जेआईबी देने के लिए? 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, लेकिन कुछ बैंक स्टाफ होते हैं जिनको एक्सेप्शन भी मिल जाता है। अगर आप क्लरिकल या सुपरवाइजरी स्टाफ ग्रेड में काम करते हो, 12 पास नहीं हो, लेकिन आपका मैनेजर या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जो बैंक है, बैंक ब्रांच का, अगर वो रिकमेंडेशन दे देता है कि ठीक है ऑल दो इनको 12th पास नहीं है लेकिन इनको जैब के लिए आप अलाउ कर दें, तो अलाउ किया जा सकता है बस। बट मोस्टली आई थिंक 12th स्टैंडर्ड सब लोग पास होते ही हैं। अब जेआईबी एग्जामिनेशन देने से पहले आईआईबीएफ का मेंबरशिप होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ना, जब जेआईबी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तब वो एकदम से जागते हैं कि अरे यार हमें तो पता ही नहीं था कि हमें आईआईबीएफ का मेंबरशिप होना चाहिए। तो आईआईबीएफ का मेंबरशिप आपको पहले ही लेके रखना है। किसको मिलेगा आईबीएफ का मेंबरशिप? जो कि एम्प्लॉयज हैं ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड बैंकिंग एस्टैब्लिशमेंट, चाहे आप नेशनलाइज बैंक में काम करते हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम करते हो, जो भी आईबीएफ द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है वो मेंबरशिप ले सकते हैं। आरबीआई के एम्प्लॉयज, एसबीआई के एम्प्लॉयज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉय, सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के एम्प्लॉय, या जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं अप्रूव्ड बाय काउंसिल, वो एक लिस्ट होता है पूरा आईबीएफ का, अगर आपका इंस्टीट्यूशन उस लिस्ट में फॉल करता है तो आप आईबीएफ का मेंबरशिप ले सकते हो। बाय चांस अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड नहीं है, कई बार क्या होता है कि बैंक का मर्जर हुआ होता है या डीमर्जर, अमेलगमेशन, बहुत सारे प्रोसेसेस में अभी आपका बैंक हो सकता है कि आईबीएफ की लिस्ट में ना आया हो, नाम चेंज हो गया लेकिन आईबीएफ की लिस्ट में नाम अभी अपडेटेड नहीं है, तो फिर आप MEMservices@iibf.org.in पे मेल कर सकते हो, क्लैरिफिकेशन मांग सकते हो कि भाई मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे क्यों लिस्टेड नहीं है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड होनी चाहिए। देन दे विल प्रोवाइड यू द क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग दिस। ठीक है, आईबीएफ का मेंबरशिप चाहिए तो देखो एक ही बार लेना पड़ता है लाइफ में आपको आईबीएफ का मेंबरशिप। 1770 रुपीज का होता है, जिसमें मेंबरशिप फीस होती है थोड़ी सी, थोड़ा सा जीएसटी लग के। एक ही बार आपको यहाँ पे एनरोल करना है, हर साल नहीं, वन टाइम, लाइफ टाइम के लिए आप मेंबर बन जाते हो आईबीएफ के। तो जब तक आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हो, आपका वो मेंबरशिप जो है वो वैलिड रहेगा। तो जब भी आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है, आप जो भी इमेजेस आपको अपलोड करनी होती हैं क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए। देखो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है ना, तो पहले ही सब कुछ इकट्ठा करके रखो कि जो भी आपको अपनी फोटोज वगैरह अपलोड करनी है, जेपीजी 8 बिट और मैक्सिमम जो है 50 KB, मिनिमम 8 KB का साइज होनी चाहिए। आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, ये तीनों चीजें चाहिए होती हैं जब आपको आईबीएफ मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है। उनका विड्थ हाइट कितना होना चाहिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है, जो आईडी प्रूफ है मिनिमम 8 KB और मैक्सिमम 300 KB का होता है। तो ये पहले सब कुछ इसी डायमेंशंस में रखो, फिर अप्लाई करना। ठीक है, तो जब आपको अप्लाई करना है आईबीएफ मेंबरशिप के लिए, तो आपके पास अपने एम्प्लॉयर द्वारा इशूड आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, विद फोटो एंड सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय। 2017 1 जून से ये बोल दिया गया है कि सिर्फ जो एम्प्लॉयर का आईडी कार्ड है वही आईडी प्रूफ के तौर पे सबमिट किया जाएगा। साथ में एक डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा जिसमें फोटो, सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय और उसका ब्रांच मैनेजर या एचओडी के द्वारा एक एंडोर्समेंट होना चाहिए कि यस ये हमारा एम्प्लॉय है, तो कि इनको आप आईबीएफ का मेंबरशिप दे दीजिए। ठीक है, तो द कैंडिडेट्स हैव टू मैंडेटरीली अपलोड द डिक्लेरेशन फॉर्म साइंड विद स्टैम्प्ड बाय द ब्रांच मैनेजर। अब हमें पता है आईडी कार्ड चाहिए, लेकिन देर आर सम इंस्टांसेस कि अभी इमिडिएटली एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है, अभी मेंबरशिप उसके पास एम्प्लॉयर आईडी कार्ड नहीं आया है, तब वो क्या करे? कि कुछ ऐसा संगम बन गया कि एम्प्लॉयर आईडी कार्ड नहीं है, तो वो आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक को यूज करेगा एज एन आईडी कार्ड। साथ के साथ फिर ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी लगेगा जो ब्रांच मैनेजर या एचओडी के द्वारा एंडोर्स्ड होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है।
ठीक है। तो जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। वही ईमेल आईडी दीजिए जो पर्सनल ईमेल आईडी है आपका और जो फंक्शनल है, आप जो यूज करते हैं। आपको साथ में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इमेज लगाने का जरूरत नहीं है। आपका आईडी प्रूफ एंड दी एंडोर्समेंट बाय द मैनेजर इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपको दोबारा से मैं याद दिला दूं कि एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास आईआईबीएफ का, अब हमने ये आईआईबीएफ का मेंबरशिप का बात कर लिया, आईआईबीएफ का। अब आईआईबीएफ के मेंबर आप बन गए। अब जेआईबी का जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो वहां सबसे पहले पूछेंगे कि अच्छा आप आईआईबीएफ के मेंबर हो 12वीं पास है, ठीक है। और बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हीं के लिए होता है। जो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं करते हैं, जनरल पब्लिक को, मान लो मुझे पेपर देना है, मैं तो बैंक में काम नहीं करती, तो मैं डीबीएफ जो है वो दे सकती हूँ, ठीक है। तो नॉन मेंबर्स जो आईबीएफ के मेंबर नहीं है वो डीबीएफ देते हैं, उनका भी 12th या इक्विवेलेंट एग्जाम पास होना जरूरी है। क्या आप जेआईबी एग्जाम दे सकते हो रिजाइन करने के बाद? तो नहीं, तब आप डीबीएफ दे सकते हो, ठीक है। क्या जेआईबी एग्जाम देने के लिए कोई एज लिमिट है? नहीं, कोई भी एज लिमिट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने बैंक तो ज्वाइन कर लिया, आपके पास आईबीएफ मेंबरशिप नहीं है, मेरी नई नई नौकरी लगी है, मैं जैब एग्जामिनेशन देना चाहती हूँ, वैसे तो मेरे पास आईबीएफ का मेंबरशिप होना चाहिए, लेकिन मेरा बैंक ज्वाइन करते ही जेआईबी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, आईबीएफ मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए टाइम ही नहीं है, तो भी मैं डीबीएफ का पेपर दे सकती हूँ। और बाद में जब मेरे पास आईबीएफ का मेंबरशिप आ जाए तो मेरा क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा, डीबीएफ टू जैब कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक सिचुएशन ये हो सकता है कि मैंने डीबीएफ का पेपर दिया, ठीक है, मेरे 2 पेपर क्लियर हो गए, 4 में से 2 अभी रहते हैं, और ये 2 पेपर मेरे क्लियर हो गए, मेरी बैंक में नौकरी लग गई, मैंने आईआईबीएफ का मेंबरशिप ले लिया। अब मैं जब जेआईबी एग्जामिनेशन दूंगी तो मुझे चारों पेपर दोबारा देने की जरूरत नहीं है। जो मेरे 2 पुराने डीबीएफ के अंडर पेपर क्लियर हुए हैं वो भी आईबीएफ की वेबसाइट पे जाके क्रेडिट ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपका पहले डीबीएफ का एक भी पेपर क्लियर है या 2 पेपर क्लियर है, पूरा डीबीएफ क्लियर है, आपकी बैंक में नौकरी लग जाती है, तो आप क्रेडिट ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। एक और चीज होती है, मान लो मैंने मेंबरशिप ले ली आईबीएफ की, मैंने पेपर नहीं दिया जैब का, मैंने रजिस्टर ही नहीं किया जैब एग्जामिनेशन के लिए, 3-4 साल बाद मुझे लगा कि यार अब जैब देना चाहिए, मुझे रजिस्ट्रेशन करनी है, लेकिन मेरे पास आईबीएफ का मेंबरशिप तो है, मुझे मेंबरशिप नंबर ही नहीं याद है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए, मुझे याद ही नहीं आ रहा, मुझे मिल ही नहीं रहा, तो फिर मुझे उसे ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे अपना नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, किस साल मैंने एनरोलमेंट किया था, ठीक है, और मेरा एम्प्लॉयर का क्या नाम है, मेरा मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी डिटेल मुझे भेजनी है आईबीएफ के ऑफिस में। जिस भी जोन में आपका ऑफिस है, बैंक है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, इनमें से किसी एक जोनल ऑफिस में आप ये सारे डिटेल्स भेजोगे और बताओगे कि मुझे मेरा मेंबरशिप नंबर नहीं मिल रहा, तो आपको आपका मेंबरशिप नंबर वो दे देंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस आउट नहीं करना। अब हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है, मैंने आईबीएफ का मेंबरशिप ले लिया, मैं जैब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही रजिस्टर भी कर लूंगी। अब ये पेपर साल में 2 बार होता है, 4 इसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, एएफएम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, एंड आरबीडब्ल्यूएम यानी कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये चारों पेपर जब आप क्लियर करते हो ना, तभी आपका जेआईबी एग्जामिनेशन क्लियर होता है। तो पेपर होता है 100 नंबर का, 100 ही क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे में करने होते हैं। तो 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन 0.5 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन 1 मार्क के, 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है। अब ये पेपर ऑनलाइन होगा। जेआईबी का पेपर जो है आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, लेकिन डीबीएफ में सिर्फ इंग्लिश का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट रहते हैं या सिंगल स्टेटमेंट रहते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइसेस उसमें आपको रहते हैं, ए बी सी डी में से चूज करना होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और मार्किंग स्कीम तो मैंने आपको बता दी, 0.5, 1 मार्क और 2 मार्क का आपका ये पेपर रहता है। तो बेस्ट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अब अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, अगर आप एक ही बार में चारों पेपर देते हो, कि मैंने आईएनआईएफएस का पेपर भी दे दिया, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम, और मैंने एएफएम का पेपर दे दिया, मेरे
ओवरऑल जो सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिला के बन रहे हैं 50% मार्क्स मेरे बन रहे हैं कम से कम, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में मैंने मिनिमम 45 स्कोर किया है, तो मैंने जैप पास कर लिया कि मान लो मेरे आईएफएस में 45 हैं, पीपीबी में 60 हैं, आरबीडब्ल्यू में 60 हैं, एएफएम में 45 हैं, तो हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 45 हैं और ओवरऑल 50% बन रहे हैं, तो मेरा जेआईबी क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मेरे इसमें आईएफएस में 44 हो जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर वही वाला पेपर क्लियर है जिसमें 50 एंड अबव मैंने जो है स्कोर किया है। तो अगर आप सेपरेटली पेपर भी देते हो तो आपको मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए ही चाहिए होते हैं, लेकिन बेस्ट रहता है कि एक साथ सारे पेपर दे दो, मिनिमम 45 ले लो और 200 ले लो ओवरऑल कम से कम, अदरवाइज फिर 50 वाला पासिंग क्राइटेरिया हो जाता है। अब अगर कोई बच्चा बोले कि मैम मैंने तो बहुत अच्छा पेपर अगर मैं दे दूं, बहुत मार्क्स ले लूं, फिर क्या होगा? देखो, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, फर्स्ट फिजिकल अटेम्प्ट है, ठीक है, और आप अगर 60% या ज्यादा स्कोर करते हो, एग्रीगेट आपका जो ओवरऑल स्कोर है 60% है, उससे ज्यादा बनता है, सारे सब्जेक्ट आपने पास कर लिए, तो आपको फर्स्ट क्लास पास माना जाता है। दूसरी तरफ अगर आपका पहला फिजिकल अटेम्प्ट है और आपने सारे सब्जेक्ट्स में कम से कम 60% मार्क्स लिए हैं, ओवरऑल आपका स्कोर जो है 70% या उससे ज्यादा बन रहा है, तो आपको फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन माना जाता है। आपको इंक्रीमेंट ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन ये एक रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका एग्जाम रहता है ना, वो 3 शिफ्ट में होता है। आपका जो एग्जाम होता है, जैसे मई में आपका पेपर होगा आईएफएस पीपीबी आरबीडब्ल्यूएम, 3 शिफ्ट में पेपर होता है। फर्स्ट शिफ्ट 9:30 से 11:30, सेकंड शिफ्ट 12:15 से 2:15 2:15, थर्ड शिफ्ट 3 बजे से लेके 5 बजे तक होता है, ठीक है। रिपोर्ट आपको आधा घंटा पहले करना होता है, तो आपको इनमें से कोई भी शिफ्ट अलॉट हो सकती है। पहले शिफ्ट चूज करने का ऑप्शन देता था आईएबीएफ, लेकिन अब आपके एडमिट कार्ड में जो भी आपको शिफ्ट मिलेगी फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, उसमें से जो भी शिफ्ट मिलेगी उसी के अकॉर्डिंगली आपको पेपर देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, मार्किंग स्कीम देख ली, इंफॉर्मेशन देख लिया। अब हमारे लिए पता लग गया हमें कि हम पास कैसे होंगे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं जेआईबी एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन फीस की। आईएबीएफ मेंबरशिप का वो जो 1770 है वो सेपरेट है, वो लाइफ टाइम है, लेकिन जेआईबी का जो रजिस्ट्रेशन फीस है ना, वो रहता है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 4,000 रुपीज, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए 1300, थर्ड अटेम्प्ट के लिए 1300, फोर्थ के लिए भी 13 और फिफ्थ के लिए भी 1300 ही रहता है। तो आप एक बार जब जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करते हैं ना, तो वो रजिस्ट्रेशन 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। उन 3 साल में 6 बार पेपर होगा, इस 6 में से कोई भी 5 बार आप पेपर दे सकते हैं। मान लो मैंने फर्स्ट टाइम पेपर देना है, इस साल मैंने फॉर्म भरा, मई 26 के लिए मैंने फॉर्म भर दिया, मई 26 के लिए फॉर्म भरा, तब मेरी फीस लगेगी 4,000 रुपीज। मैंने सारे पेपर दे दिए, लेकिन मेरा क्लियर सिर्फ एक पेपर हुआ। अगली बार मुझे 3 पेपर देने हैं, मुझे फिर से मेरा सेकेंड अटेम्प्ट होगा, फिर 1,300 देने पड़ेंगे। अगर तब भी नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके 3 साल में 6 बार पेपर होता है, कोई 5 बार आप पेपर दे सकते हो। अगर आपने इन 5 अटेम्प्ट्स में पेपर क्लियर कर लिया, फिर तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन 5 अटेम्प्ट्स में पेपर नहीं क्लियर कर पाते हो, फिर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर से 4,000 देने पड़ेंगे। जो पेपर पहले कोई क्लियर भी होंगे वो इनवैलिड हो जाएंगे, दोबारा से सारे पेपर देने पड़ते हैं। तो इट्स बेटर कि जितनी हो सके पहले दूसरे अटेम्प्ट में जल्दी से जल्दी आप अच्छे से पढ़ाई करके पेपर क्लियर कर लो। बहुत सारे लोग हैं जिनके वो एक बार पेपर देते हैं, एक दो बार देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर जब दोबारा पेपर देना याद आता है, तब याद आता है कि देखो ये तो 3 साल निकल गए, मैंने तो दिया ही नहीं पेपर। तो इट्स बेटर कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर के जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करिएगा जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। और पढ़ाई तो अभी से आप स्टार्ट कर लीजिए, डोंट वेट कि पेपर आएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, फिर मार्च एंडिंग में आप बिजी हो जाएंगे। तो अभी से तैयारी शुरू कर लो, जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जल्दी से रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन ये याद रखना कि 3 साल में 6 बार पेपर होता है, उसमें से 5 बार आप पेपर दे सकते हो। 5 बार में क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से पूरा साइकिल होता है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले IENFS की बात करें तो बाकी सारे सब्जेक्ट की तरह ये सब्जेक्ट भी 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, ABCD। सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल है वो डी मॉड्यूल है। सबसे ज़्यादा पेपर 30 to 35% पेपर जो है वो डी मॉड्यूल से आता है। अब हम ए मॉड्यूल देखें तो इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, इसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है टू द सब्जेक्ट, ठीक है। और काफी कुछ ऐसा है जो आपको समझना भी है और थोड़ा सा क्रैमिंग वाला पार्ट भी है।
एक चीज हमने आईएफएस में देखी है, इसका जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो इंक्रीज ही करता जा रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस विद द लेटेस्ट डेटा आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल डी मॉड्यूल रहता है, सबसे ज्यादा पेपर इसमें से आता है, तो सबसे ज्यादा टाइम आपको इसको देना है। लेकिन बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं उनको आपको इग्नोर नहीं करना है। पीपीबी की बात करें, इसमें भी 4 मॉड्यूल हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल रहते हैं ए और बी। आपका 70% पेपर जो है वो ए और बी मॉड्यूल में से आता है। लेंथीएस्ट सब्जेक्ट है पीपीबी, और इसमें काफ़ी डेटा आपको अपडेट भी करना पड़ता है। लेकिन पीपीबी में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऑलरेडी आती होंगी, जो आप अपने बैंकिंग करियर में चीज़ें करते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो आपका जो ऑन द जॉब नॉलेज इंप्रूवमेंट में पीपीबी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ए और ए मॉड्यूल जो है बेसिक बैंकिंग सर्विसेज के बारे में है। बी मॉड्यूल में स्पेशली लोन्स और एनपीएज और प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग क्या स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनके बारे में बात की गई है। एग्रीकल्चर फाइनेंस, किसान क्रेडिट कार्ड, तो ये नॉर्मल चीज़ें जो आप रोज़ करते ही हैं। सी मॉड्यूल आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे यूज़ की जाती है, क्या बेनिफिट्स हैं। और डी मॉड्यूल बिल्कुल ही डिफरेंट है, एथिक्स है। तो न्यू है, लेकिन सिर्फ 5 चैप्टर हैं, 10-15 क्वेश्चन आते हैं, और वो भी काफ़ी क्वेश्चन सिर्फ कॉमन सेंस के आपके क्वेश्चंस रहते हैं। एएफएम की बात करें तो जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से रहते हैं उन्हें बहुत फेयर रहता है इस सब्जेक्ट का। तो इसमें भी 4 मॉड्यूल हैं। अब बाकी सब्जेक्ट्स में क्या है, कोई भी मॉड्यूल उठा के पढ़ लो, इशू नहीं रहता। लेकिन एएफएम में यू हैव टू स्टार्ट विद ए मॉड्यूल, क्योंकि आपका जो बेसिक्स है वो ए मॉड्यूल में है। ए आएगा तभी बी, सी और डी मॉड्यूल आएगा। तो ए मॉड्यूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा टाइम आप इसको दीजिए। ये अच्छा सा हो गया तो फिर बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं वो भी आप इजीली कर पाएंगे। अकाउंट्स क्या होता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, जर्नल एंट्री कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एंड देन यू कैन बिल्ड अपॉन दिस नॉलेज। तो ए और सी मॉड्यूल जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बाकी में मैं आपको बोल सकती हूँ कि पीपीबी में ए और बी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एएफएम में ए और सी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बी और डी का वेटेज ना उतना कम नहीं है। पीपीबी में क्या था कि डी मॉड्यूल छोड़ के भी चले जाओगे ना तो भी आप फेल नहीं होगे, लेकिन एएफएम में सारे मॉड्यूल्स में से आपको 15-20 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट है। ए से स्टार्ट करो, ए बी सी डी, इस तरीके से एएफएम में आपको मूव करना है। न्यूमेरिकल का जो नॉलेज है आपका वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छे से करना है। आरबीडब्ल्यूएम आखिरी सब्जेक्ट है आपका। ये आपका जो सब्जेक्ट है कंपैरेटिवली इजी माना जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इजी के चक्कर में इसको इग्नोर ही कर देते हैं। होता क्या है, डिफिकल्ट पेपर निकाल लिया, आईएफएस निकाल लिया, एएफएम निकाल लिया, आरबीडब्ल्यूएम में अटक गए। तो इसमें भी आपका पीपीपी जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज यूज होगा इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हुए। अभी जेआईबी में क्या हो रहा है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट्स में 4 मॉड्यूल थे, इसमें भी 4 मॉड्यूल हैं, ए बी सी डी। बी मॉड्यूल जो है ये सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। मेजर आपका पेपर 30-40 नंबर का बी मॉड्यूल में से आता है। बट नाउ व्हाट आईबीएफ हैज स्टार्टेड डूइंग इन दिस एग्जाम, वो जो आपका आरबीडब्ल्यू में बुक है जो आपका मैकमिलन का, उसके एंड में जो एडिशनल रीडिंग मटेरियल दिया हुआ है ना, उसमें से भी पेपर आने लग गए हैं। डी मॉड्यूल के बाद जो मटेरियल दिया है ना उसमें से भी आपको पेपर आना शुरू हो चुका है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है, इसको हम ई मॉड्यूल बोल सकते हैं। बुक में लिखा हुआ है एडिशनल रीडिंग मटेरियल। अब ये तो सारी जानकारी होगी कि हमें आईबीएफ का मेंबरशिप चाहिए। ये मैं आपको अगेन रिमाइंड कर दूं, अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो आप आईआईबीएफ का मेंबरशिप अभी से ले लीजिए। 40 से 45 दिन लग जाते हैं मेंबरशिप कार्ड आने में, तो ये आप अभी से करके रख लीजिए ताकि जब फरवरी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो आपके पास ऑलरेडी आईआईबीएफ का मेंबरशिप हो। ठीक है, अब एक सवाल आता है, हम खुद से पढ़ाई करें या हम कहीं से हेल्प लें। तो देखिए, अगर आप खुद से पढ़ाई करना चाहते हैं, सफिशिएंट टाइम है, आप कर सकते हैं। ठीक है, आपका प्रायर नॉलेज है, आप कर सकते हो, आपने पहले अटेम्प्ट्स दिए हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं खुद से कर सकता हूँ, कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई ना कोर्स चाहिए जिसमें मैं वन स्टॉप मेरा सोल्यूशन हो जाए, तो एडुटैप की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, edutap.in। कोर्सेज में ना जेआईबी कोर्सेज पे जाइएगा, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कोर्स चूज कर सकते हैं। देखो, अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 में, तो जो लोगों को बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, जैसे लाइव क्लासेस के थ्रू जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो इस
लाइव क्रैश कोर्स में आपको पर सब्जेक्ट सिर्फ 15 लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। साथ के साथ आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, 40 मॉक टेस्ट। तो हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम रिवीजन नहीं करते हैं, हम कभी भी मॉक टेस्ट नहीं लगा के देखते हैं, प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस करना, टीचिंग, सब कुछ आपको यहाँ पे लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 में मिलेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मैम हम ना बार बार पेपर दे रहे हैं, पढ़ाई भी करते हैं, क्रैश कोर्स लगाते हैं, पेपर फिर भी नहीं क्लियर होता। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगी थोड़ा सा ना डीपर अंडरस्टैंडिंग की आपको जरूरत है। उन लोगों के लिए मास्टर कोर्स इज अ गुड ऑप्शन। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है और कंप्लीट मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। मास्टर कोर्स में आपको डिटेल्ड रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, साथ के साथ एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है, लेकिन आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है ना कि मुझे क्या चाहिए। ओके, तो अगर आप लिमिटेड टाइम में आपको लगता है कि मुझे ब्रश अप करना है, मुझे बेसिक नॉलेज है, मुझे थोड़ा सा और अच्छा करना है, तो लाइव क्रैश कोर्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन। आपको, हम ये नहीं बोलते कि लाइव क्रैश कोर्स से 90 नंबर आ जाएंगे, लेकिन 50 मार्क्स का जो बैरियर है ना, वो आप लाइव क्रैश कोर्स की मदद से अचीव कर सकते हैं। जिनको डीपर और अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वो मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एक बार एनरोलमेंट करने से पहले देखना चाहते हैं कि हमारा कंटेंट कैसा है, तो आप हमारे 3 आवर लाइव कोर्स जो है, ट्रायल कोर्स जो है, ट्रायल कोर्स को आप ले सकते हैं, 1 रुपया है सिर्फ इसका। और आप एक बार देख सकते हैं कि कैसा कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं, क्या इंटरफेस है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए कि आपको किस टाइप के बैच से जो है बेस्ट आपको सपोर्ट मिलेगा। लाइव क्रैश कोर्स में ऐसा है कि अभी क्लासेस स्टार्ट होंगी, फरवरी तक सारी क्लासेस खत्म, फिर रिवीजन करो, टेस्ट लगाओ आराम से। ठीक है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। इस टाइम पे लाइव क्रैश कोर्स में JIB 80 कोड एप्लीकेबल है फॉर 80% ऑफ, और जो हमारा मास्टर कोर्स है उसमें बैंक 75 कोड यूज कर सकते हैं फॉर 75% ऑफ। ओके, बाकी सारे मास्टर कोर्स में भी ये बैंक 75 कोड ही एप्लीकेबल है। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, और हमें आप कॉल कर सकते हैं 8146207241 पर। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी या फिर कोर्स। और कोई डाउट है तो ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज के लिए हमारी वेबसाइट है edutap.in। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।